सही है, चलिए शुरू करें। बोलो न रे, चलो उधर हरा जल रहा है, इधर वाला, चलो बाल ठीक है, स्मार्ट लग रहे हैं, हीरो टन टनाटन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए भैया, तो 11th का क्या हम लोग करना है, क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है रे? हाँ, किसके लिए, किस काम के लिए? तो काम हमारा है कि भाई जैक बोर्ड में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, कब एग्ज़ाम होने वाला है? इधर 2-4 दिन में। उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब आप निश्चिंत रहे, कुछ क्लास में हमने करा रखा है, तकरीबन 150 के आसपास क्वेश्चन क्लास में करवा रखा है ना? हाँ ना, बोलना भाई। यस सर। अब जो कुछ क्वेश्चन बच्चे घर चले गए हैं, तब हम ऑफलाइन को तो कराएंगे ही कराएंगे सवेरे, पर कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन भी करवा दे रहे हैं, ताकि आपको घर में जो जो बच्चे गए हैं वो क्लास कर पाएँ। घर क्यों गए? घर गए हैं हम लोग एडमिट कार्ड लेने के लिए, नहीं? वेरी गुड, चलो बहुत एडमिट कार्ड ले लिया हम लोग। अब ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन समतुल्य है। 1 न्यूटन समतुल्य है। समतुल्य का मतलब बराबर होता है। आपको पढ़ाए होंगे हम कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5 डायन। कितना होता है? 10 का पावर। अच्छा एक बात और बताओ, अगर 10 का पावर 5 डायन होता है तो हम कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई न्यूटन कैसा मात्रक है? तो न्यूटन एसआई मात्रक है। बोलो क्या मात्रक है? एसआई मात्रक किसका है? तो बल का एसआई मात्रक है। डायन कैसा मात्रक है? तो सीजीएस मात्रक है। कैसा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। आपसे और थोड़ा इसका टेढ़ा वर्जन क्या पूछ सकता है, 1 डायन बराबर कितना न्यूटन? तो उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा कर दोगे। 10 का पावर किधर ले जाओगे? इस तरफ। कितना हो जाएगा? प्लस वाला माइनस में, तो 10 का पावर -5 न्यूटन बन जाएगा। और आपसे पूछ सकता है इस बारे में कि 1 डायन बराबर क्या होता है? तो 1 डायन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड का पावर -1, ये होता है 1 डायन का मतलब। कोई परेशानी है? देखो भाई, एक अकेला न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर होता है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक चीज और पूछ सकता है आपसे, कभी कभी पूछ देता है, वो ये पूछ देता है आपसे कि भाई साहब 1 जूल बराबर कितना? तो 10 का पावर 7 अर्ग। कितना होता है? 10 का पावर, हाँ ध्यान से सुनिएगा, 1 जूल बराबर आपको लिखने के लिए पूछ देगा कि 1 जूल का मतलब क्या होता है। जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चाहे वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, चाहे वो कार्य ऊर्जा हो, चाहे उष्मा ऊर्जा हो, जितने भी प्रकार का आपको ऊर्जा दिखता है दुनिया में, सबका ऐसा ही मात्रक क्या रहेगा? जूल रहेगा। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुना मीटर। और सुनिए, जूल कैसा मात्रक है? तो ऐसा ही मात्रक है। अच्छा और सुनिए मेरी बात को, जूल का वीमा सूत्र क्या होता है? वीमा सूत्र 2 का याद रखना है, 1 जूल का और 1 न्यूटन का, और उसके अलावा दुनिया में किसी का नहीं रखना है। न्यूटन का होता है mL का पावर -2, जूल का होता है mL² का पावर -2। तो ये 2 याद रखना है वीमा सूत्र में से, और किसी को याद नहीं रखना है। कई बार हमने क्लास में भी ये डिस्कस किया है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन। आपसे पूछ लेता है 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग होता है। कितना अर्ग होता है? 10 का पावर 7 अर्ग। ये कैसा मात्रक है? तो ये सीजीएस मात्रक है। कैसा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। आपसे पूछ लेगा 1 अर्ग बराबर कितना जूल, तो आपको बता देना है 10 का पावर -7 जूल। और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या भैया? ध्यान से सुनिएगा कि कभी कभी आपसे पूछ लेगा जूल में कि एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। ये आप कमेंट में करके बताइएगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। ये पहला क्वेश्चन कमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है,
ये तुम लोग ऑफलाइन वालों बताओ कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी चीज़ का ऊर्जा है तो वो कितना जूल है? तो याद रखिए 1.6, हाँ सही बोले हो, 10 का पावर माइनस 19 जूल। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, आपको सही जानकारी है, ध्यान भी अच्छा है, आपको याद भी अच्छा है। चलिए इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होता है। पहली बात तो आवृत्ति किसको कहते हैं? आवृत्ति और आवर्तकाल में बड़ा अंतर है। आवर्तकाल एक अलग चीज है, आवर्तकाल एक अलग चीज है, आवृत्ति अलग चीज है और तरंगदैर्घ्य अलग चीज है। आवृत्ति अलग चीज है, आवर्तकाल अलग चीज है और तरंगदैर्घ्य अलग है। ध्यान से सुनिए, आप इसको ऐसे समझिए, ये तरंगे चल रही है, बहती हवा साथ हवा, चल गया। और चलने के बाद आप ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या ध्यान देना है, गौर से सुनो। कहीं भी एक पॉइंट शीर्ष पे पकड़े तो शीर्ष में पकड़ो और दूसरे के शीर्ष को देखो जोड़ के। ये जो लंबाई आपको दूरी दिख रही है, ये दूरी कहलाती है तरंगदैर्घ्य, जिसे हम लोग लैम्डा से दर्शाते हैं। आप नीचे से नीचे पकड़ के भी पिट्ठू बन सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ पकड़ के भी पिट्ठू बन सकते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ ले जाना है। आप यहाँ से पकड़ करके यहाँ ले जा सकते हैं। ये जो दूरी कहलाएगा ये तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आप एक तरह से कहिए कि हम जो पैर उठा के ऐसा लंबा लंबा डिगचा रखते हैं ना, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये आपका तरंगदैर्घ्य है। छोटे बच्चे का तरंगदैर्घ्य छोटू छोटू टू 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 टू, बड़े बच्चे का तरंगदैर्घ्य बड़ा बड़ा होता है ना, वैसा समझिए। आवर्तकाल किसको कहते हैं भाई? आपका कोई भी चीज़ जब यहाँ से चलना शुरू किया होगा, मान लो यहाँ से चला ऐसे, अभी एक चक्कर पूरा कैसे करेगा? देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए तो क्या ये एक चक्कर पूरा हो गया? पूरा हुआ क्या? वापस यहाँ आएंगे तब ना एक चक्कर पूरा होगा। तो किसी भी को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वस्तु को, वो कहलाता है आवर्तकाल। कोई न कोई समय लगेगा, आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल का ऐसा है मात्रक, टाइम का सेकंड हो जाता है। क्या होता है? सेकंड। अब बोला कि मान लो साकिर तुम जो है 1 सेकंड में 10-12 चक्कर मार लेते हो ऐसा, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर मारा, वो कहलाता है आपकी आवृत्ति। क्या कहलाता है? आवृत्ति। कि भाई आवृत्ति से याद आया, हम लोग कान से सुनते हैं, कितना हर्ट्ज का साउंड सुन पाते हैं कान में? बताइए, इंसान कितना का सुन सकता है? आप कमेंट करके बताएंगे इंसान अपने कानों से कितना हर्ट्ज की ध्वनि को सुनता है, और कुत्ता कितने का सुनता है, और चमगादड़ कितने का सुनता है? बताओ भाई, सब कुछ पता रहेगा। हम लोग कई बार इसका इस्तेमाल सोनार वगैरह में भी करते हैं, है कि नहीं? करते हो ना? चलिए ध्यान से सुनिएगा, आवृत्ति किसको बोलते हैं? 1 सेकंड में आपने कितना चक्कर लगाया, वो कहलाता है आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है भैया? हर्ट्ज, जिसे HZ से लिखते हैं। अरे भाई गौर से सुनो, जितना गौर से सुनोगे उतना फायदा। HZ से लिखते हैं। HZ का मतलब होता है प्रति सेकंड। क्या मतलब होता है? अच्छा, हर्ट्ज बोलो या प्रति सेकंड बोलो, बात एक ही है। विमा सूत्र के लिए हमने तरीका बताया है। प्रति सेकंड अगर है तो सेकंड के बदले क्या लिखेंगे? टाइम। टाइम का पावर कितना? -1। क्या इसमें लेंथ आया है? नहीं, तो L का पावर लगा दो कितना? 0। क्या M आया है? नहीं, तो L का पावर कितना जला दो? 0। ऑनलाइन वालों ध्यान से सुनो, मान लिया जाए आपको किसी ने पूछ दिया चाल का विमा सूत्र बताइए, आपको घबराना नहीं है। यदि चाल का आपको ऐसा ही मात्रक पता है कि मीटर प्रति सेकंड होता है, तो आप सिंपल सा बात ध्यान दीजिए, मीटर किसके लिए यूज करते हैं? लेंथ के लिए। कुछ नहीं है, पावर तो कितना है? 1 पावर है। यहाँ सेकंड किसके लिए यूज करते हैं? टाइम के लिए। टाइम में कितना पावर है? -1 है। क्या m का नाम आया है इस मात्रक में? नहीं, तो m लिख करके पावर कितना कर दीजिए? 0। अभी शॉर्टकट तरीका सीखे चुपचाप। क्यों, काहे, कैसे, ये जानने की जरूरत नहीं है। ये जानना है तो आप 11th क्लास वापस से पढ़िए चुपचाप। हाँ, और कोई तरीका नहीं है। तो ध्यान से देखो भाई, m0 L1 t का पावर -1, ये हो जाएगा किसका? चाल का। हमने बोला किसका निकालना है गुरुजी? सेकंड का। सेकंड का पावर कितना है? -1। लगा दो t का पावर -1। क्या L आया है इसमें? तो L का पावर 0। क्या M आया है इसमें? नहीं। कितना बार आया है? 0 बार। तो देखिए इसमें से खोज करके कौन सा है? M का पावर 0, L का पावर 0 और t का पावर -1। तो D नंबर करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान से सुनिएगा।
अब किसी वाहन से, गौर से सुनते जाइएगा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा प्रेम से देखो, आहा अच्छा लगेगा सुन के। प्रेम क्या कहता है, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? भाई स्पीडोमीटर किसको कहते हैं? स्पीड मेजर करने को। ऑडोमीटर क्या कहते हैं? आपका जो ऑडोमीटर होता है वो बताता है कि आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुकी है, यानी दूरी मेजर करने के लिए हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं? ऑडोमीटर का। यहाँ स्पीडोमीटर, नाम में ही स्पीड छुपा हुआ है, यानी स्पीडोमीटर, पहली बात तो गौर से समझिएगा, गाड़ी जब चलाते हो आपको मीटर में ट्वी 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 करते हुए दिखता होगा। अब तो डिजिटल मीटर आ गया, तो डिजिटल मीटर में आपको दिखता होगा कि 40 से चल रहा है, 45 से चल रहा है, 50 से चल रहा है। तो क्या वो लगातार 40-40 ही दिखता है कि जब ऐसे नज़र बदलोगे 40-42 बदल जाता है? बदलता है कि नहीं बदलता है? यानी हर पल आपके गाड़ी का स्पीड क्या होते रहता है? बदलते रहता है जब आप चला रहे होते हो। तो इसका मतलब हर क्षण में बदल रहा है आपके गाड़ी का, क्षण क्षण में बदल जा रहा है ना? जब क्षण क्षण में बदल जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? तात्क्षणिक। देखो किसी भी वस्तु का तात्क्षणिक चाल कहो या तात्क्षणिक वेग कहो, याद रखना इस बात को, दोनों हमेशा समान होता है, दोनों का वैल्यू हमेशा बराबर होता है। तात्क्षणिक वेग बोलिए या तात्क्षणिक चाल बोलिए, दोनों का वैल्यू हमेशा समान होता है। हालांकि चाल का वेग के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। औसत चाल का भी औसत वेग के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक समान चाल से गतिशील वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन किसी वस्तु का तात्क्षणिक चाल जितना है उसका हमेशा तात्क्षणिक वेग बराबर होगा। क्या होगा भैया? तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग बराबर होगा। उसने बोला स्पीडोमीटर क्या नापता है, कहने को तो आप कह सकते हैं कि तात्क्षणिक चाल नापता है। अगर यह ऑप्शन ना रहे तो आप लगा दीजिए तात्क्षणिक वेग नापता है, अगर यह ऑप्शन ना रहा तब। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपको, निम्न में कौन सा सदिश राशि है? भैया समय आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध बताएं। भाई जब भी संबंध पूछे आप इतना बात याद रखिएगा, संबंध का मतलब आपको कहना चाहता है कि आप सूत्र बताएं, एक ऐसा सूत्र जिसमें कि जिसका संबंध पूछा गया है उन दोनों का नाम आना चाहिए। जैसे आप अगर बोले कि भाई इसमें एक ऐसा सूत्र बताओ जिसमें भी और ये ओमेगा है, असल में ओमेगा का नाम आना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा V = R ओमेगा होता है। यहीं पर एक सूत्र और बता देते हैं, कभी कभी आपसे A पूछ लेता है, A = R अल्फा होता है। अल्फा आपका कोणीय वेग है, ये सिंपल वेग सुई वाला, ये कोणीय वेग चुई वाला, समझ गए? कोई परेशानी है? ठीक है, V = R ओमेगा एक करेक्ट ऑप्शन है आपका। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? भूल जाओ, बोलो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। अरे भैया त्वरण ही तो है जो आपके गाड़ी के, अरे आया कि नहीं आया? त्वरण ही तो है जो आपके गाड़ी के वेग को लगातार क्या करते रहता है? बदलते रहता है। त्वरण के बिना गाड़ी का चाल बदलना संभव या वेग बदलना संभव नहीं है। वो किस रेट से बदल रहा है उसी को हम लोग क्या कहते थे? त्वरण। तो भाई वेग में परिवर्तन की दर को अगर त्वरण कहते हैं तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? कोणीय त्वरण कहेंगे। तो आपका आंसर नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 7th हो गया। 7th को देखिए, आपको क्या बोला है कि भाई रिलेशन बिटवीन, अच्छा आवर्तकाल तथा आवृत्ति में संबंध बताइए। आवर्तकाल आवृत्ति के हमेशा उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा? आप गौर से सोचिए, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया और 1 चक्कर में कितना सेकंड लगाया, दोनों बातें से उल्टा हो रहा है कि नहीं? जब उल्टा होगा तो v का मान, म्यू का मान क्या आ जाएगा? 1/t। चलिए ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। बोला न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? न्यूटन का पहला नियम इनर्शिया को बताता है, जड़त्व के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? अरे याद कीजिए, न्यूटन ने पहली बात क्या कहा था? जो वस्तु जिस स्थिति में रहेगा उसी स्थिति में रहना पसंद करता है। वो किसी दूसरे स्थिति में जाने के लिए उसे बाहर से क्या लगाने की जरूरत होती है? बल लगाने की जरूरत होती है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, न्यूटन का पहला नियम किसको परिभाषित करता है? न्यूटन का पहला नियम बल को परिभाषित करता है। अरे भैया न्यूटन का पहला नियम किसको व्यक्त करता है? तब जड़त्व को।
किसकी परिभाषा देता है, तो बल की परिभाषा। व्यक्त किसको करता है, जड़त्व को। परिभाषा किसकी देता है, बल की। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बतलाता है, न्यूटन का दूसरा नियम बतलाता है आपको कि भाई साहब F बराबर होगा dp बटे dt, या यूं कहिए m गुना a होता है। यानी न्यूटन का दूसरा नियम बल का परिमाण बताता है। ध्यान से सुनो, पहला नियम बताता है परिभाषा, दूसरा नियम बताता है परिमाण। और इसका कैसे बोलते हैं दूसरे नियम को, दूसरा नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु में लगाए गए बल के बराबर होता है। वहां से आपको सूत्र बन जाएगा F बराबर dp बटे dt। बोलो क्या होता है F बराबर, या दूसरा सूत्र F बराबर m गुना a। न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कहता है, हर एक क्रिया बल का प्रतिक्रिया बल आएगा। दोनों का अगर आपने 10 न्यूटन लगाया, उधर से भी 10 न्यूटन, लेकिन अंतर क्या होगा, आपने दाएं लगाए वो बाएं लगाएगा, आप प्लस में लगाए वो माइनस में लगाएगा। क्या दोनों अलग अलग समय पर लगाएगा, नहीं। आपने जिस समय लगाया, ये जिस समय लगा, इसने जितना जोर से इसको लगाया उसी समय इसने भी उतना जोर से इसको लगाया। यानी बल जब भी पाया जाता है दुनिया में, जोड़ा में पाया जाता है। बोलो आया कि नहीं आया, आया, जोड़ा में पाया जाता है। इसका सी नंबर करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए, बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है गौर से सुनते हैं। बोला 2 किलो द्रव्यमान की वस्तु, 2 किलो द्रव्यमान की वस्तु 50 सेंटीमीटर, देखो भैया यहाँ झोल पैदा कर दिया, बोला 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है, तो इस पर लगने वाला बल, घबराना नहीं है। m का मान कितना दे रखा है, 2 kg। हम बार बार क्वेश्चन बनाते टाइम बोलते हैं, जैसे आप दवाई लेते हो तो सबसे पहले एक्सपायरी डेट चेक करो, उसी तरह जब आप न्यूमेरिकल्स बनाते हो तो सबसे पहले SI मात्रक चेक करो। क्या मात्रक चेक करो, SI मात्रक चेक करो। चलिए भैया, जैसे एक्सपायरी डेट से आपको हानि पहुंच सकता है, वैसे मात्रक की गलती, आपका दवाई एक्सपायरी डेट वाला, आपने दवाई नाम सही खाया, सब चीज़ सही खाया, पर एक्सपायरी डेट वाला खा लिया तो क्या दिक्कत हो जाएगा, पूरा शरीर गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। उसी तरह आप पूरा मैथ, पूरा न्यूमेरिकल सही बनाए, पर SI मात्रक अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा कहानी गया, सब चीज़ सही रहते हुए भी आंसर गलत। तो बताओ भाई, वस्तु का त्वरण क्या होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए था, पर यहाँ किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। बदल दो, A बराबर लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बदल करके कैसे आएगा, 50 को 100 से भाग दे दो, बन जाएगा मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, 1/2। यानी A का मान आया आपके पास 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए बल पूछा है, F बराबर m गुना A होता है, m का मान 2, m का मान 2, A का मान 1/2, कट गया, आंसर आएगा 1 न्यूटन। छाप लो भैया, 1 न्यूटन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए ध्यान से सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक समान गति की अवस्था में देखिए, जब भी किसी वस्तु में आप त्वरण देते हैं, वस्तु का वेग लगातार बदलता है, तो एक समान वेग की असमान वेग, असमान वेग कहलाएगा। यानी असमान वेग रहेगा तभी त्वरण होगा, अगर असमान वेग नहीं रहेगा तो त्वरण नहीं होगा। ठीक है ना गुरुजी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे हाँ कि ना, आ रहा है ना। चलिए गौर से सुनिएगा, एक समान वेग में त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऋणात्मक त्वरण अगर रहा तो क्या कहलाएगा, मंदन कहलाएगा। त्वरण सदिश राशि है, उसका मान शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। चलिए 50 न्यूटन का स्थिर मंदन बल आ गया, मंदक बल। मंदक बल मतलब विपरीत बल, कैसा बल, प्लस में नहीं होकर के माइनस वाला बल। कैसा बल भैया, माइनस वाला। बोलो न रे यार, कैसा बल होता है, माइनस वाला। क्या बोला है क्वेश्चन, आपने F बराबर लगाना है 50 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रारंभिक वेग से गति कर रहा है। क्या बोला, एक पिंड पर लगाया जाता है, कितने समय पश्चात वो रुक जाएगा। भाई साहब आप देखो, हुआ यूं होगा कि ये एक वस्तु होगा, ये जा रहा होगा कितना से, 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। इस पर किसी ने ऐसा वाला बल लगा दिया होगा, चक्कर वाला 50 न्यूटन का, वो कहीं जा कर के रुक गई होगी यहाँ पर।
u बराबर कितना दिया हुआ है 10। जब वो रुक जाएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा 0। हमको पूछा गया है कि कितने समय पश्चात वो पिंड रुक जाएगा। तो पहले तो हमको निकालना होगा a का मान। F बराबर m गुना a, F बराबर m गुना a, m 50 मीटर का वस्तु कितना केजी का है, हाँ 10 किलोग्राम का वस्तु कितने का है, क्वेश्चन छुप गया था, कितने किलोग्राम का है 10 किलोग्राम की वस्तु है। चलिए थोड़ा सा बाकी, F बराबर 50, M बराबर 10, A बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा F बटे 50 बटे बराबर 5। अच्छा ये मंदक बल है तो माइनस में आएगा, ए का मान किस में आएगा, अच्छा ए बराबर सूत्र क्या होता है v माइनस यू बटे टी। ए का मान किस में है -5, v का मान 0, u का मान -10, t का मान पता नहीं, तो -5 बराबर -10 t। इस तरफ t ले जाओ और 5 नीचे लाओ, माइनस माइनस कट जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा 2 सेकंड, t बराबर कितना हो जाएगा 2 सेकंड। अरे हाँ कि ना, सही है ना, तो ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब थोड़ा तेजी से चलते हैं। घर्षण बल की दिशा क्या होती है, आप घर्षण लगाएंगे, इस तरफ बल लगाए, घर्षण उसको रोकना चाहेगा तो विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में होगी, विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में घर्षण बल लगेगा भाई, वस्तु की गति की विपरीत दिशा में। चलिए बोलता है निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जूल का एसआई मात्रक ऊर्जा है, जूल एसआई मात्रक है ना ऊर्जा का, कैलोरी भी है, और अभी क्वेश्चन भी पूछे थे हम लोग है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, किलोवाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, किसका मात्रक है, शक्ति का। वाट बोलो या जूल प्रति सेकंड बोलो, दोनों एक ही बात होता है, वाट बोलो या जूल प्रति सेकंड बोलो। देखो बहुत चीज लिखा नहीं रहे हैं, आपको याद रखना है। फिर बोलता है क्वेश्चन आपसे, 2 गो बॉडी है 1 केजी और 2 केजी का, समान संवेग वाले, अच्छा संवेग समान है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। रुक जाओ, हाँ ध्यान से सुनिए। क्या क्वेश्चन है भाई, इसने क्वेश्चन पूछ रखा है समान संवेग वाले 2 वस्तुओं का, संवेग मान लिया हमने p है, द्रव्यमान 1 केजी और 2 केजी है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, यानी K1 K2 क्या होगा। बहुत लफड़ा वाला क्वेश्चन नहीं है, आप सही से ध्यान से देखेंगे तो गतिज ऊर्जा का समीकरण यह कहता है कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है p² बटे 2m। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। k बराबर सूत्र क्या होता है p² बटे 2m, जहाँ k क्या है आपका गतिज ऊर्जा है, p क्या है आपका संवेग है, m क्या है आपका द्रव्यमान है। उसका क्या बदल रहा है, सिर्फ द्रव्यमान बदल रहा है, संवेग तो बदल नहीं रहा। तो k1 बराबर हमने लिख दिया, k1 बराबर p² बटे 2 गुना m का मान 1 केजी 1, k2 बराबर हमने लिख दिया, क्योंकि दोनों में संवेग बराबर है तो यहाँ भी p² ही लिखना पड़ेगा, बटे 2 गुना 2। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है, k1 बटे k2 पूछा है, तो बराबर p² बटे 2, p² बटे 2, और k2 के जगह पे लिखना पड़ेगा p², और जो नीचे बटे 4 था ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कटेगा कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2:1, बी नंबर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, छाप लिए, ठीक। क्या बोलता है आपसे क्वेश्चन कि पूर्णतः प्रत्यास्थ संगठन में, अरे ये तो कई बार क्वेश्चन पढ़ा है, संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। बोला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई मात्रक क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर होता है। ये सब बहुत आसान है।
बोला गया कि एक बल युग्म उत्पन्न करता है। बल युग्म मतलब बल का जोड़ा, एक इस तरफ इस तरफ, ऐसे लग रहा है। जब आप किसी चीज को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, तो आघूर्ण उत्पन्न करता है। क्या कर लेता है, आघूर्ण उत्पन्न कर लेता है। तो बी नंबर करेक्ट ऑप्शन। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र, भाई किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र कई बार पढ़ा है, या तो वस्तु के अंदर भी हो सकता है या वस्तु के बाहर भी। तराजू लेते हो, वस्तु के बाहर में द्रव्यमान केंद्र रहता है कि नहीं रहता है, अरे हाँ कि ना। किसी चीज का द्रव्यमान अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। केपलर का दूसरा नियम, यह आपको हम होमवर्क में दिए, या फिर आप यूँ समझिए कि आपको बताना है केपलर का पहला नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा नियम और तीसरा नियम, तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। पहली बात तो गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर, अरे पागल है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया और प्रतिक्रिया युग्म है, सही बात है। ये इसको लगाएगा तो ये इसको लगाएगा, तो सी नंबर सही ऑप्शन है। ये केंद्र पर लगता है, ये एक केंद्रीय बल है। तो ए, बी और डी गलत ऑप्शन है, सी नंबर आपका कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। जी का एसआई मात्रक क्या होता है, जी का पूरा वैल्यू याद कीजिए, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसका विमा सूत्र भी पढ़ लोगे, याद रखना इसका क्या क्या होता है, हम बता ही देते हैं, नहीं तो फिर गए आप लोग, गई भैंस पानी में क्वेश्चन आ गया। तो ध्यान से सुनो, जी का वैल्यू पहली बात तो याद रखो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये बात याद रखिएगा, प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान कभी बदलता नहीं है। इसका विमा सूत्र आपको पूछ लिया जाए तो विमा सूत्र देखिए, न्यूटन का अभी मैंने बताया क्या लिखना है, mL T का पावर -2। मीटर के बदले विमा सूत्र क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। केजी के बदले क्या हो जाएगा विमा सूत्र, m का पावर -2। यहाँ पर -2 और यहाँ पर यहाँ पर 1 और वहाँ -2, तो क्या बचेगा, -1। यहाँ L 1 गो और यहाँ L 2 गो, तो कितना बच जाएगा, 3 गो। यहाँ T 2 गो और कहीं T नहीं है, T का पावर -2। विमा सूत्र आपका बनकर आया ये वाला, रट लो भैया, रट लो रट लो, कोई परेशानी नहीं है। बोलता है कि सॉलिड विच ब्रेक एबव द इलास्टिक लिमिट्स आर कॉल्ड ब्रिटल, ब्रिटल बोलते हैं इसको। वह ठोस जो प्रत्यास्थ सीमा पर टूट जाता है तो ही भंगुर, क्या होता है वो, भंगुर कहलाता है। क्या कहलाता है, भंगुर कहलाता है। बोलता है अपरूपण गुणांक को यह भी कहा जाता है। अच्छा, अपरूपण गुणांक को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, पर आपको अच्छे से बताना है कि यंग्स मॉडुलस किसको कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिलायबिलिटी किसको कहते हैं, और पॉइजन रेशियो किसको कहते हैं। ये चारों आपका कमेंट करके हमको बताएं कि भाई ये क्या है, या तो हिंदी में आप बताएं, या आप इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इसका एसआई मात्रक है कि नहीं है। इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, ये विमाहीन राशि है, ये हम तो बता दिए, पर इसका मात्रक क्या है, ये क्या है, इसके बारे में और इसके बारे में आप अच्छे से देख लें और कमेंट करें। अगर नहीं आता है तो कॉपी देख करके कमेंट करें, पर जरूर करें। अच्छा, यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, हम बता ही देते हैं दाब के बारे में, आपको मजा आएगा सुन करके, ये सब डाटा पूछा जाता है। पास्कल बोला जाता है 1 PA मतलब पास्कल, ये बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये पूछा जाता है 1 बार बराबर कितना होता है, 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। यही नहीं होता है रे, 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर। और पूछा जाता है आपसे कि 1.01 ATM इज इक्वल टू कितना, तो इसके बारे में आपको कमेंट करना है कि ये कितना पास्कल के बराबर होता है। चलिए कुछ चीज़ें आपको कमेंट पर छोड़ते हैं ताकि हमको भी पता चले कि आप पढ़े रहे हैं या नहीं। द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करता है, भाई बॉयल्स तो नहीं, न्यूटन मिनट नहीं, पास्कल के नियम पर बात करता है। और साथ ही साथ पास्कल ने एक बात बताया, द्रव में कहीं बिंदु पर चारों तरफ दाब क्या रहता है, एक समान रहता है, एक समान रहता है। निम्नलिखित में कौन सी विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण सबसे तेजी से होता है। देखो ये आपको याद करना है और बताना भी है, आप कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चन कमेंट में आ जाते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
थर्मोडायनेमिक्स के 2 नियम आपके सिलेबस में है, एक जीरो नियम और एक प्रथम नियम। जीरो नियम तापमान नापता है, तो बताइए कि दूसरा नियम क्या नापता है। 27 का डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। आप हमको बताइए कमेंट करके कि दूसरा नियम क्या नापता है। और आप लोग भी सही बोले आप लोग, हाँ, उष्मागतिकी के 2 नियम है ना। चलिए एक क्वेश्चन है, ये बड़ा एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए 3 तरह का प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक, एसोकोरिक, एसोबारिक, आइसोथर्मल, ये सब प्रोसेस होता है। ध्यान से सुनना, इंग्लिश इसका बड़ा आसान है इसीलिए हम इंग्लिश में आपको बता रहे हैं, जबकि इसका हिंदी थोड़ा टफ है। एडियाबेटिक प्रोसेस में आप क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या होता है, पहले तो बात समझिए, एक सिस्टम 2 तरह का होता है, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों का रूपांतरण कर सकते हैं, मतलब स्थानांतरण कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम में हम द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों में से किसी का स्थानांतरण, हाँ ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टी मतलब थर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी दाब कांस्टेंट रहता है। इसमें ताप कांस्टेंट, इसमें दाब कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी रेज़ टू द पावर गामा, किधर है भाई, इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो वॉल्यूम प्रेशर पीवी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन गुना आर गुना टी, ये सब भी याद रखना, ये बहुत जरूरी है। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर बोल रहे हैं, ये वाला वैल्यू होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, ये आदर्श गैस के बारे में आपको बताना है कि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन 2 गुने। बड़ा आसान है। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, अभी तो लिखा था मैंने। आदर्श गैस का समीकरण होता है पीवी इज इक्वल टू एन गुना आर गुना टी। ये तो अभी पढ़ा आपके क्वेश्चन में कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट वाले को छेड़ो ही मत, छोड़ दो। बोला दाब बदल रहे हैं, दाब कितना कर दिए, 2 गुना। बोला वॉल्यूम बदल रहे हैं, तो वॉल्यूम को भी कितना गुना कर दिए, 2 गुना। तो बराबर होना चाहिए तापमान, तो तापमान कितना गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुना। डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए भाई, ये वाला फॉर्मूला रट लीजिए, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भाई टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, टू क्या होता है, तो 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी, 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। 31 का ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 32 आपको कल बताए हैं, इसको आपको बना करके मतलब कमेंट भी करना है, और ऑनलाइन वालों कमेंट करोगे जो घर चले गए हो। सेकंड लोलक की आवृत्ति कितनी होती है, सेकंड लोलक की आवृत्ति कितनी होती है ये बताना है ना। वेरी गुड, हाँ वही है ऑप्शन, सही है। अब आपको पूछता है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कल आपको क्लासरूम में बताया है, आप इसका भी जो वीडियो देख रहे हैं इसका भी आंसर 33 का कमेंट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 5 साइन, ये हो गया आपका ओमेगा, ये y मीटर x एंड देन फाइंड। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू दिया हुआ है y नॉट यानी 5, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 100 पाई। आपसे क्या पूछा है, द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा 100 गुना 5 पाई, 105 पाई मीटर यानी 500 पाई मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, बोलता है डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन आप पर छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। 35 नंबर का आंसर क्या होगा आप सोचकर बताइएगा, और ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पक्का यहाँ से आएगा, आप निश्चिंत रहिए कि नहीं आने का कोई चांस नहीं है। गुड लक, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए भी, और आपको ऐसा सीरीज मिलता जाएगा अभी से एग्जाम दिन तक। चलिए थैंक यू।